दूसरे दिन पापा घर आ गए। उनके आते ही मम्मी ने मायके जाने का मन बना लिया। वह मुझे भी अपने साथ ले जाएगी, यह सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन वह मुझे अपने साथ नहीं ले गई। मम्मी पापा से यह बोलकर अकेली ही चली गई कि मैं मायके जा रही हूँ, माँ की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन के बाद खुद ही आ जाऊँगी। पापा यह सुनकर बहुत ही खुश हुए। उनका रिश्ता भी अजीब था। मम्मी घर पर होती तो पापा बाहर होते और पापा घर पर होते तो मम्मी बाहर होती। मुझ पर क्या बीत रही है, इससे उन दोनों को कोई मतलब नहीं था। वैसे मैं भी इसकी आदी हो गई थी। आदी क्या हो गई थी, अपने आप को समझा लिया था। हाँ, इतना तो ज़रूर था कि मेरी नज़रों में पापा की छवि मम्मी की छवि से कुछ अच्छी थी। अच्छी क्या, पापा के बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं थी। पति पत्नी के बीच की बढ़ती दूरियां बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती है, इसका एहसास मुझे अब हो रहा था। मैं एकदम ही अकेली पड़ गई थी। आज मैं दोपहर में ही स्कूल से घर लौट आई। दरवाज़ा खुला हुआ ही था। हाथ में फाइल लिए मैं बरामदे में आई तो जनानी आवाज़ सुनकर झुक गई। अगले पल ही मैं इस सोच में पड़ गई, मम्मी आज मायके सुबह ही चली गई। यह पापा के बेडरूम में कौन औरत है? मैं यह सोचती हुई बेडरूम की ओर बढ़ गई। खिड़की का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी। मम्मी पापा का बेडरूम एक ही था। मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि अंदर का नज़ारा कैसे देखूं। दरवाजे के उस छोटे से छेद से होकर एक आँख बंद कर दूसरी आँख से मैं अंदर झांकने लगी। पापा और वह महिला जिसे मैं कुछ कुछ पहचानती थी, नाइटी गाउन में थी। वह पापा के साथ 1-2 बार घर पर आ चुकी थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो उसका नाम भी याद हो गया। उसका नाम रीना था। रीना यही कोई 22-23 की छरहरी देह वाली खूबसूरत महिला थी। वह मम्मी से अधिक सुंदर भी नहीं थी तो कुरूप भी नहीं थी। मैं हैरान थी। जिस पापा को मम्मी पसंद नहीं करती है, उस पापा को एक उससे कम उम्र वाली युवती पसंद करती है। यह ईश्वर की कैसी लीला है। इतने में ही रीना ने नाइटी गाउन उतारकर एक तरफ रख दिया। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैं यह सब देखकर हैरान हो रही थी। कमाल है, बातचीत से इतनी सभ्य और सौम्य दिखने वाली रीना कितनी चालू है। मेरी माँ भी तो रीना की तरह ही सौम्य और सीधी सादी लगती है, लेकिन इस मामले में कितनी शातिर है। मैं तो एक शातिर और बच्चन स्त्री पुरुष की संतान हूँ। मेरा भविष्य कैसा होगा। तभी रीना ने पापा को गुदगुदी कर दी, लेकिन वह जरा सा भी गुस्सा नहीं हुए। मुझे आज भी याद था, एक बार मैंने पापा को गुदगुदी कर दी थी तो उन्होंने मेरे गाल पर एक थप्पड़ धर दिया था। मुझे बदतमीजी पसंद नहीं। मैं गाल सहलाती ही रह गई थी और आज पापा रीना की बदतमीजियों पर कोई ध्यान न दे रहे थे। मैं अगले पल ही बुदबुदा पड़ी। क्या व्यक्ति ऐसे नाजुक क्षणों में इतना संवेदन शून्य और शून्य सा पड़ जाता है कि दांतों और नाखूनों के वार को भी महसूस नहीं कर पाता है। इसी बीच पापा ने रीना को घूरते हुए कहा, तुम सचमुच ही मुझे बहुत ही आनंद देती हो। मेरी पत्नी तो मुझे पसंद ही नहीं करती है। वह कहती है कि तुम 3 दिन तक दाढ़ी ही नहीं बनाते हो। तुमसे बात कौन करेगा। तुम्हारी दाढ़ी कांटों की तरह मेरे गालों पर चुभती है। रीना, दाढ़ी तो मेरी आज भी बड़ी हुई है। क्या तुम भी मेरी दाढ़ी से परहेज करती हो? पापा के यह कहते ही रीना हंसने लगी। डार्लिंग, तुम्हारी पत्नी औरत है या कोई मोम की गुड़िया? भला पुरुष की दाढ़ी की चुभन भी कभी स्त्री को पीड़ा पहुंचाती है? स्त्री को पीड़ा तो तब पहुंचती है जब पुरुष बीच में ही साथ छोड़ जाता है।
क्या तुम्हें नहीं पता? दाढ़ी नोच खरोच का ही तो काम करती है। ईश्वर ने कुछ सोच समझकर ही पुरुष को दाढ़ी दी है। सच तो यह है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी से ही पसंद करती हूँ। यह कहते कहते रीना ने पापा को बाहों में समेट लिया और अपने चिकने और मुलायम गाल उनके दाढ़ीदार गाल पर रखकर रगड़ने लगे। यह मेरे लिए एक नया ही अनुभव था। मैं आश्चर्यचकित होकर सोच रही थी, यहाँ तो कोई भी किसी से प्यार नहीं कर रहा, यहाँ तो केवल सहवास की ही प्रधानता है। रीना पापा को इसलिए पसंद करती है क्योंकि उसे पुरुष की दाढ़ी की चुभन अच्छी लगती है, और मम्मी ऋषि अंकल पर इसलिए मुग्ध है क्योंकि वह सहवास कला में निपुण है और साथ ही चिकने गालों वाले हैं। यह दोनों स्त्रियां ही हैं, लेकिन इनकी पसंद अलग अलग है। शायद यही वजह है कि स्त्री पुरुष अपने जीवन साथी को छोड़कर कई बहक जाते हैं। बहक क्या जाते हैं? अपने मनपसंद किसी सुयोग्य शादी की तलाश कर लेते हैं। मैं भी तो एक स्त्री ही हूँ। क्या मेरी पसंद अपने विचारों के अनुकूल पुरुष की नहीं है? क्या अपनी पसंद की नीच को ढूंढना या पाना गलत है? नहीं। पापा, मम्मी, ऋषि अंकल, रीना आदि सब बहके या भटके नहीं है। इन्होंने तो अपनी अपनी पसंद को हासिल किया है। इसी मध्यांतर मैंने देखा पापा रीना की देह पर झुकते जा रहे हैं। मैंने अगले पल ही अपनी दोनों हथेलियां से आँख ढक ली और मन ही मन सोचने भी लगी, यह कैसी आँख है जो स्त्री को पुरुष दर पुरुष और स्त्री को स्त्री दर स्त्री भटकने पर मजबूर कर देती है। पुरुष की बाहों का पहला पहला स्पर्श कैसा होता होगा? पुरुष के संसर्ग में कभी नहीं आने वाली एक स्त्री पुरुष की बाहों के स्पर्श मात्र से ही कितनी रोमांचित हो उठती होगी। मैं यह सोचने जानने की कोशिश करते करते पसीने से तरबतर हो गई। मैंने देखा मेरे हाथ के पसीने से फाइल भीग गई है। मुझे लगा मेरे भीतर भी कुछ कुछ हो रहा है। मैं वहाँ से सीधे अपने कमरे में चली आई। मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया था। मेरे होठों से अनायास ही बोल फट पड़े। अब स्थिति मेरे सामने बिल्कुल ही स्पष्ट है। न तो मम्मी दोषी है और न ही पापा दोषी है। चरित्रहीन कोई नहीं है। एक दूसरे के प्रति अरुचि, नापसंदी और परिस्थिति जन्य लाचारी ने ही दूसरे के संबंध बनाने के लिए मजबूर किया है। जो लोग इन बातों को नहीं समझते वे ही ऐसे संबंधों को गलत मानते हैं। मैं मम्मी को भी जानती हूँ और पापा को भी जानती हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है मम्मी पहले ऐसी नहीं थी। ऋषि अंकल से वह पैसे नहीं ऐंठती है। उसे तो सुख चाहिए जो पापा नहीं देते सकते, क्योंकि पापा तो रीना पर मुग्ध है। जब प्रकृति के सारे कार्य समय से होते हैं तो फिर मनुष्य किसी का इंतजार कब तक करेगा? मम्मी जवान है, उसे सुख चाहिए। किसी को बच्चलन या चरित्रहीन कहना जितना आसान है, उसको समझना उतना ही कठिन है। एक पुरुष की बाहों से दूसरे पुरुष की बाहों में जाने का सफ़र कितना दुष्कर होता है। भले ही सहवास के सुखों में वृद्धि हो जाती हो, पर क्या शुरू में दूसरे पुरुष तक पहुंचने में तकलीफ नहीं होती होगी? कितना अपमानित होना पड़ता होगा। मम्मी पापा को नज़रअंदाज शुरू से ही करती आ रही है। आखिर कब तक वह अपने प्रति उसकी उदासीनता को ओढ़े रहते? कभी न कभी तो किसी न किसी से तो उन्हें जुड़ना ही था। मैंने रीना की शुक्रगुजार हूँ कि उसने पापा को समझा है, और ऋषि अंकल की भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मम्मी की पीड़ा को और बढ़ने नहीं दिया है। अगर पापा के जीवन में रीना नहीं होती और मम्मी के जीवन में ऋषि अंकल नहीं आए होते तो क्या ये दोनों दिमागी रूप से पागल नहीं हो गए होते? इन अवैध संबंधों ने ही तो उन्हें रोगी होने से बचाया है। इतने में ही मेरे विचारों की श्रृंखला टूट गई। पापा दरवाजे में खड़े थे और रीना उनके पीछे खड़ी थी। मेरे बोलने से पहले ही दोनों मेरे नज़दीक आकर बैठ गए। मैंने देखा दोनों के ही चेहरे पर गजब की ताजगी और आत्मसंतुष्टि थी।
मेरे मन में पापा के प्रति और कोई मेल भाव नहीं था। मैं रीना को भी एक बदचलन औरत नहीं मानती थी। मम्मी के लिए भी मेरे मन में कोई भेद भाव नहीं था। परिस्थितियाँ ही ऐसी बन गई थी कि सब घालमेल हो गया था। ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता था कि किसी दूसरे के साथ भी मेरी तरह विचारधारा शुरू में इन लोगों को भी होगी। जब परिस्थितियाँ इतने प्रतिकूल होगी गई तो इनके विचारों में भी बदलाव आता चला गया। मेरे भीतर एक गजब का आत्ममंथन चल ही रहा था कि पापा ने मुझे टोक दिया। काजल बेटी, क्या सोच रही हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही है पापा। मैंने यह कहते हुए पापा की ओर देखा तो वह मुझ में आंखें मिला न सके। मैं बोली, पापा, मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मम्मी के लिए या दुनिया के लिए जैसे भी हो, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ मेरे पापा ही हो। और मम्मी भी तुम्हारे लिए कैसी भी हो न हो, पर मेरे लिए तो मेरी मम्मी है। मैं जानता हूँ बेटी। यह कहते कहते पापा ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने महसूस किया पापा कुछ कुछ यह जान गए थे कि मुझे मालूम हो गया है। रीना से उनके क्या संबंध है। इतने में ही रीना ने अपने पर्स से टाकिया के 2-3 पैकेट मेरे आगे रख दिए। तुम्हें ये टाफियाँ पसंद है न? मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। रवीना यह कहकर हंसने लगी। मैं सोच रही थी अब मैं इस प्यार को और लगाव को क्या कहूँ। कैसे यह कह दूँ कि रीना बदचलन है या ऋषि अंकल चरित्रहीन है। मुझे एक साथ इतने सारे लोग प्यार करने वाले मिले हैं। मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं। बुरे तो तब होते जब वे एक दूसरे को ब्लैकमेल करते या ठगते लूटते। वे तो जिंदगी को जी रहे हैं, वह भी बड़े ही सलीके से। मम्मी पापा के साथ रह भी रही है और अपने तरीके से जी भी रही है। पापा भी मम्मी के साथ रह रहे हैं और अपना जीवन भी जी रहे हैं। घाटे में कोई है तो वह मैं हूँ। मुझे मम्मी पापा की दोहरी जिंदगी के साथ आए दिन समझौता करना पड़ता है। मुझे डर है कहीं मैं भी दोहरी जिंदगी जीने की आदी न बन जाऊँ। इतने सारे लोगों का प्यार किसी दिन मेरे लिए धीमा जहर भी बन सकता है। मैं अभी और सोचती, इतने में पापा बोल पड़े, बेटी तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं रीना को बस स्टैंड तक छोड़ कर आता हूँ। यस पापा। मैं यह कहकर एक किताब रैक से खींचकर पलटने लगी।